मसूद फार्मा की तरफ से, फैज़ान खान है और इसके अलावा मोहम्मद मूसा, इन सब के लिए भरपूर तालियां। अच्छा, आज का प्रोग्राम हमारा जो है एलर्जी राइनाइटिस के ऊपर है। इसमें जितना हो सके मुख्तसर वक्त में हम दौरानिए को कवर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये कि मैं इससे पहले भी यहाँ पे इसी मकाम पे कई प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूँ एज ए स्पीकर, और मुझे कुछ नए चेहरे नज़र आ रहे हैं, तो मैं अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाता चलूँ। मैं डॉक्टर सुल्तान नज़र DHMS और होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ, और गुज़िश्ता 30 बरस से ज़्यादा अर्सा हो गया मुझे होम्योपैथिक की फील्ड में। मुख्तलिफ टॉपिक पे हम यहाँ पे भी लेक्चर दे चुके हैं। इसके अलावा YouTube चैनल है मेरा डॉक्टर सुल्तान नज़र के नाम से, और मेट्रो चैनल पे भी मेरा प्रोग्राम आता है हर महीने हेड टॉक के नाम से, हर महीने की पहली सैटरडे को 11 बजे दिन में। रेडियो पाकिस्तान से भी हमारा प्रोग्राम होता है। तो ये मुख्तसर सा तारुफ था। पहले हम शुरू करेंगे एलर्जी राइनाइटिस की तरफ हम आते हैं कि ये क्या है और किस तरीके से हम आप इसको देख सकते हैं। इससे पहले हमें देखना होगा कि ये बेसिकली एक रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ठीक है, जो मौसम की तब्दीली के साथ होता है, और इसको हम 2 हिस्सों में या 2 किस्मों में हम इसको तकसीम कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि मेरी आवाज़ आखिर तक जाए। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आगे भी सीटें हैं, तशरीफ़ ला सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मेरी आवाज़ बआसानी आप तक पहुँच सके। तो ये इसके 2 किस्में होती हैं। एक अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है इसमें, जिसका ताल्लुक ENT से होता है, ईयर नोज थ्रोट से। दूसरा जो इसकी टाइप है वो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसका ताल्लुक ज़्यादातर लंग से होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन में ज़्यादातर जो हम देखते हैं वो कॉमन कोल्ड होता है, जो आमतौर पे मौसम की तब्दीली के साथ ठंड के असरात सामने आते हैं। उसके बाद फिर खांसी में इजाफा हो जाता है। ये खांसी मुख्तलिफ किस्म की होती है, ड्राई कफ भी होती है और स्पूटम के साथ भी होती है। इसमें जो इफ़ेक्ट होता है आगे जाके टॉन्सिल भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसमें टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसमें पस फॉर्मेशन भी हो सकती है। ये तीनों सूरत हाल इस सूरत में होती रहती हैं। पहली बात मैं अर्ज़ करूँ कि किसी भी सूरत में हमें टॉन्सिल को रिमूव नहीं करवाना चाहिए। हम एज ए होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर इसी बात के लिए आमादा भी होते हैं और अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट भी देते हैं कि किसी भी सूरत में उनको टॉन्सिल रिमूव ना करवाने पड़े। मैंने हर तरीके का बहुत ही सीवियर किस्म के केसेस टॉन्सिलाइटिस के अटेंड किए हैं और बड़ी कामयाबी के साथ अटेंड किए हैं, जिनको बाई बर्थ ये प्रॉब्लम थी या बहुत ही छोटी उम्र से थी, और वक्त के साथ साथ जितनी उनकी उम्र थी, अगर 40 साल का कोई पेशेंट है तो उसको 40 साल से ही प्रॉब्लम थी, कोई 50 साल का है तो उसको 50 साल से प्रॉब्लम थी, और उनको डॉक्टर ने यही कहा था कि इसको जितनी जल्दी हो सके रिमूव करवा दें। हमने उनका कामयाब ट्रीटमेंट किया और माशाल्लाह आज तक वो सही है। तो सबसे पहले तरजीह हो सकता है कि मेरा कुछ अरसे का एक्सपीरियंस आप लोगों से ज़्यादा हो, तो ओवरऑल हमें किसी भी सूरत में टॉन्सिल रिमूव करवाने का ना मशवरा देना चाहिए और ना ज़रूरत पेश आती है। हम हर सूरत में इसका ट्रीटमेंट देते हैं। अब आ जाइए फेरिंजाइटिस की तरफ। फेरिंजाइटिस आपको पता है कि ये थ्रोट में ही होता है और ये फेरिंग्स जो होते हैं इसमें इन्फ्लेमेशन का नाम है। ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ होता है। इसी तरीके से लैरिंजाइटिस भी हो सकता है। लैरिंजाइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स होता है, उसमें भी शोर थ्रोट और दीगर प्रॉब्लम गले की सामने आती है। अब आ जाइए साइनसाइटिस की तरफ। साइनसाइटिस क्या होता है कि ये एक कार्टिलेज होता है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी नोज ब्लॉकेज, स्नीजिंग, मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम इसमें सामने आती है और ज़्यादातर मरीज़ों को इसी का सामना करना पड़ता है। साइनसाइटिस की वजह से आपकी नाक बंद होती है, ब्लॉकेज ऑफ नेज़ल होती है, पोस्ट नेज़ल ड्रॉप होता है। उसकी फिर हम एक सेशन करेंगे अगर किसी ने कोई सवाल करना हो। देखें, मैं अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से आपको कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। अगर मुनासिब समझें, ज़रूरत महसूस करें तो एक पेन और कागज़ आप लोगों के साथ ही है, शायद ये चीज़ें आपके काम आ जाएं। जहाँ पे नाक का गोश्त, जो मुहावरतन कहा जाता है कि जी नाक का गोश्त बढ़ गया है या नाक की हड्डी बढ़ गई है, उसके लिए हम कैसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को। मेरी हर फॉरम पे कोशिश होती है कि हमेशा अपने से जूनियर या स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम दे सकें।
देखें, हम आज हैं कल नहीं होंगे, ये सबके लिए बात है। और हमेशा वही लोग याद रखे जाते हैं जो अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, और उन्हीं को उनके दुनिया से जाने के बाद याद रखा जाता है। मैं इसमें बड़ा कुशादा दिल रखता हूँ, मेरा सीना बड़ा खुला हुआ है इस मामले में। मैंने कभी किसी भी डॉक्टर की तरह या किसी हकीम की तरह इन चीज़ों को छुपाने की कोशिश नहीं की। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है, मुख्तलिफ व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं उसमें मैं हूँ, सब मेरा एहतराम करते हैं, उस्ताद मोहतरम कहते हैं, उनकी मोहब्बत है ये। वरना हम खुद अभी आज भी रोज़ हम सीखते हैं और रोज़ सीखने का जज्बा ही रखते हैं। ठीक है, याद वही लोग रखे जाते हैं जो अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, दूसरों तक फराहम करते हैं। दूसरों तक शेयर करने वाले ही याद रखे जाते हैं। जो अपनी नॉलेज को कब्र में चले जाते हैं, उनको सिवाय चंद दिन के कोई भी उनको याद नहीं रखता। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई चीज़ जानते हैं या जानती हैं, आपका फ़र्ज़ है कि अपने जूनियर में उसको मुंतकिल करें। अपने स्टूडेंट जो होम्योपैथिक के हैं उन तक फराहम करें वो मालूमात। देखिए, जिस वक्त हमने होम्योपैथिक सीखा था, किया था, कोर्स किया था, और उस वक्त ये इंटरनेट का ज़माना नहीं था। आज का स्टूडेंट बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है, उसको हर चीज़ की मालूमात इंटरनेट के ज़रिए मिल रही है। लेकिन हमारे दौर में ऐसा कुछ भी नहीं था। 91 में मैंने क्वालिफाई किया था, और उसके बाद ही मैं अपने सीनियर के पास बैठ के क्लिनिक शुरू कर दिया, और तकरीबन 30 बरस मुझे या इससे ज़्यादा अर्सा होम्योपैथिक की खिदमत अंजाम देते हुए हो गया है। मुख्तलिफ़ फोरम पे, मुख्तलिफ़ सेमिनार्स में या चैनल के ऊपर मैं यही कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक हो सके मालूमात फराहम करनी चाहिए और दूसरों से सीखना भी चाहिए। ठीक है, अब बात हो रही थी, मैंने स्टार्ट किया था नाक का गोश्त बढ़ जाना, जिसमें प्रॉब्लम दो तरह की आती है। एक, बहुत ज़्यादा आपने नोज़ को चेक किया, एक साइड बढ़ी हुई है, ब्लॉकेज है, ऑक्सीजन सही नहीं ले रहा मरीज़, छींकों की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा छींके, बहुत ज़्यादा छींके। मेरे ख्याल से आप सब होम्योपैथ हैं यहाँ पर ना। मैं फर्दर अगर कोई मुझे बताए आपको क्या देते हैं ऐसे में, कोई भी डॉक्टर लिग्ना माइनस किस पोटेंसी में देते हैं? 30 में। आप बताइए 200 में। और बताइए डॉक्टर साहब, आप 200 में देते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप सीनियर हैं माशाल्लाह जी। लिम्ना किस पोटेंसी में? 30 में। अच्छा, अब ऐसा है कि नोज टिल्ड हो गई, इतना ज़्यादा बढ़ गया है वो कि नोज टिल्ड हो गई, और उसमें ये प्रॉब्लम हो तो फिर क्या दवा देते हैं आप? कैलकेरिया फ्लोर। ठीक है, आप बताइए डॉक्टर साहब। पूजा। ठीक है, ठीक है, किस पोटेंसी में देते हैं आप? किस पोटेंसी? 200 में। अच्छा, चलिए, बात होती रहेगी, हमारे इख्तितामी मराहिल से हम गुजर रहे हैं। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं इसको लिम्ना माइनर देता हूँ, मदर टिंचर है। ठीक है, 30 साल हो गए मुझे मदर टिंचर। मैंने लिम्ना माइनर पोटेंसी में शायद ही कभी दी हो। आप लोग दे रहे हैं, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। मैं आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं कर रहा, कोई तनकीद नहीं कर रहा, सबकी अपनी प्रैक्टिस है। मेरी प्रैक्टिस लिम्ना माइनर मदर टिंचर की है, और उसके साथ में देता हूँ काली बाई क्रोमिका 1 mg रात सोते वक्त वीकली। उससे बड़ा अच्छा। लेकिन काली बाई क्रोमिका आप जब भी दें, पोटेंसी जब हाई पोटेंसी दें 1 m पोटेंसी में, तो उसको देख कर दें मरीज़ की उम्र क्या है, कितने अरसे का केस है। काली बाई क्रोमिका एस्टिमल तस्करा किया। आमतौर पे जो ठंड के असरात सामने आते हैं उसका एक तस्करा इसमें है, और इसमें जो ज़्यादातर मुतासिर होता है वो आपकी नोज़ और थ्रोट होती है। नोज़ में क्या होता है कि नोज़ में ब्लॉकेज आती है, थ्रोट में इरिटेशन होती है, सोरनेस होती है, सोर थ्रोट होगा। मरीज़ आके शिकायत करेगा कि डॉक्टर साहब इसमें मुझे गले में खराश होती है। जहाँ पे गले में खराश और गले में दर्द की तकलीफ हो, उसमें होम्योपैथिक दवा बेलाडोना और हीपरसल जो है सोर थ्रोट में बहुत अच्छा काम करती है। किसी भी किस्म के इन्फेक्शन को भी सही करती है। तो ये इसमें कॉमन कोल्ड में सबसे ज़्यादा गला और आपका टॉन्सिल मुतासिर होते हैं। इसमें रनिंग नोज होती है, स्टफिंग नोज होती है, यानी कि पानी की तरह डिस्चार्ज होता है। अब आप उसको दवाओं के साथ क्लियर कर सकते हैं कि आपको से क्या सिम्टम्स हैं, पानी बह रहा है, नाक से क्या सिम्टम्स हैं, इरिटेशन हो रही है। सोर एंड स्क्रैची थ्रोट होगा। वही मैंने जो आपसे कहा कि सोर थ्रोट में क्या होगा कि खराश होगी, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी, मरीज़ को बार बार जो है
गले को खंगालना पड़ेगा। स्नीजिंग के साथ कफ भी होगी और जिस्म में स्लाइटली बॉडी एक होगा, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत, और बुखार जैसे सिम्टम्स भी होंगे, सर में दर्द भी हो सकता है इसमें, और लो ग्रेड फीवर होता है 99 to 100 इसमें फीवर रहता है ज़्यादातर। ये इसमें कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं। कॉमन कोल्ड के ट्रीटमेंट के लिए मसूद होम्यो फार्मा ने एक सिरप बनाया है फीवर एम के नाम से, और इसको कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स के हिसाब से इसको दे सकते हैं। सॉरी, ये ड्रॉप्स हैं, ये इसके 20 ड्रॉप्स आप फ्रेश वाटर में लेके मरीज़ को एडवाइस कर सकते हैं कि दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसका नेक्स्ट जो मसूद होम्यो फार्मा की तरफ से है वो है कालमिन। कालमिन के नाम से है, जो कि ब्लॉकिश नोज को क्लियर करता है, खोलता है, और जहाँ पे सर आपका हैवी रहता हो, उसमें किसी किस्म का हेडेक हो, उसको भी सही करता है। अब आ जाइए कफ की तरफ। हम बात कर रहे हैं एलर्जी राइनाइटिस की। कफ ज़्यादातर 2 तरह की होगी, इरिटेशन थ्रोट के साथ होगी, स्पूटम के साथ होगी, या ड्राई कफ होगी। और मरीज़ इसमें बार बार शिकायत करेगा कि ठंड के असरात मुझे हुए हैं, ठंड लग गई थी, छींकों से शुरू हुआ था, और गले में सोर थ्रोट है, इन्फेक्शन है, और आपको सारी अलामत देंगे जिसकी बुनियाद पे आप उसकी दवा तजवीज़ करेंगे। ये ज़्यादातर 2 से 3 हफ्ते तक रहती है इसमें खांसी, और अगर इससे ज़्यादा रहने लगे, क्रॉनिक हो जाए, तो समझ लें कि मरीज़ क्रॉनिक कफ का पेशेंट हो गया है। उसका ट्रीटमेंट भी उसी तरीके से होगा। उसमें हम नोसोड भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नोसोड हमेशा जब भी इस्तेमाल करें तो मर्ज़ के एग्रीवेशन की सूरत में नहीं देना चाहिए। जब उसमें एग्रीवेशन हो जाए तो उसी वक्त नोसोड का इस्तेमाल करना चाहिए। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि नोसोड देने से पहले ही मरीज़ सही तरीके से, अगर आपने दवा का चुनाव किया है, दवा आपने सही सिलेक्ट की है, पहली खुराक मरीज़ को जब क्लिनिक में दी जाती है, 2 ड्रॉप उसके ज़बान पे टपकाए जाते हैं, विदिन 2-3 मिनट्स ही रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है और मरीज़ रिलीफ महसूस करेगा। इसके अलावा टाइप ऑफ कफ में आप देखेंगे कि स्पूटम भी आ रहा है, प्रोटेक्टिव कफ है, और मरीज़ ज़्यादातर स्पूटम की शिकायत करता है। इसमें पोस्ट नेज़ल ड्रॉप भी होता है। पोस्ट नेज़ल ड्रॉप में आपको पता है कि पहली दवा होम्योपैथिक में गालीबाइक्रोमिकम फैटी पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। अगर ये क्रॉनिक केस है उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। और अगर स्पूटम आपका येलो या ग्रीन हो गया है तो उसमें बेशुमार दवाइयाँ हैं। पल्साटीला का इस्तेमाल कर सकते हैं। पल्साटीला के अलावा काली सल्फ है और दीगर दवाइयाँ भी हैं जिसको आप मरीज़ को इस्तेमाल करा सकते हैं। काबिल तवज्जो बात है कि साइनसाइटिस की मेन प्रॉब्लम है हर चौथा तीसरा शख्स कराची में, पाकिस्तान में, आप देही इलाकों में चले जाएं, बलूचिस्तान के इलाकों में चले जाएं, इंटीरियर सिंध के इलाकों में चले जाएं, वहाँ पे डस्ट बहुत है। डस्ट की वजह से ये प्रॉब्लम है साइनसाइटिस की, और बहुत ज़्यादा मरीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं और वो फिर आगे जाके अस्थमा का शिकार भी हो जाते हैं। डिफ़िकल्टी इन ब्रेथिंग होती है और उनको डीप ब्रेथ लेनी पड़ती है, और वो अपना नसीब समझते हुए बेचारे इस मर्ज़ में मुब्तला रहते हैं, और उनमें अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है कि इसका इलाज करवाया जाए या डॉक्टर से रुजू किया जाए। अब आ जाइए एलर्जी राइनाइटिस की तरफ। हमने सारी कंडीशन और एक तंगीद बांधी और सारी बीमारियों का तज़किरा किया जिसका ताल्लुक ENT और लंग से था, एयर नोज थ्रोट और लंग से मुतालिक था। अब एलर्जी राइनाइटिस की तरफ आ जाइए। ये एक तरह की एलर्जी है और इसमें वही होता है, हे फीवर होता है जिसका मैंने तज़किरा किया अभी पिछले उसमें। तो इसमें होता क्या है कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एयर के अंदर जो आपके नोज़ के ज़रिए या आपके थ्रोट के ज़रिए जाते हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग मोटरसाइकिलों पे इतना करोड़ों का, अरबों रुपए का उनका बिजनेस चल रहा होता है कि इतने मुश्किल मरहले में हाईवे पे जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, तेज़ ट्रैफिक में जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम है, उन्होंने एक कंधा अपना उचकाया हुआ, उधर मोबाइल फंसाया हुआ है और बातें कर रहे हैं। ये काम उनका 10-15 मिनट के बाद भी हो सकता है। तो ऐसे लोग जो हैं उनकी बात करने के दौरान ये पार्टिकल्स जाते हैं थ्रोट के ज़रिए, नोज़ के ज़रिए, और फिर वो इसका शिकार होते हैं और वो फिर मरीज़ बन जाते हैं। नेक्स्ट,
अच्छा, ये आपने देखा कि ये एलर्जी राइनाइटिस में मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज हो सकती हैं। सिम्टम्स वही आते हैं जिसका मैंने शुरू में तस्करा किया और मैं अवाइल में भी उसका तस्करा कर रहा हूँ। पोलन से एलर्जी होती है, मुख्तलिफ किस्म के फूड से भी एलर्जी होती है। मुख्तलिफ किस्म के फूड्स हैं, उसमें ग्लूटेन एलर्जी भी है, गंदम से एलर्जी होती है, पोलन से एलर्जी होती है, उसमें दवाइयाँ पोलन का भी हमारे पास नोसोड मौजूद है। और ये बेसिकली इन्फेक्शन है एक तरह का, और ये गले में भी हो सकता है, नोज़ के ज़रिए भी हो सकता है। और इसमें आगे जाके जो मरीज़ इसमें मुब्तला होता है वो होता है एस्थमा का शिकार हो जाता है, यानी कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग की प्रॉब्लम उसको रहने लगती है। उसके सिम्टम्स के हिसाब से ही आपने उसको ट्रीटमेंट देना है। और इसमें आंखें भी मुतासिर होती हैं, ज़ाहिर बात है आँखों में इचिंग होगी और आँखों से वाटरी डिस्चार्ज होगा, और उसको बीनाई में भी फ़र्क आता है, देखने में भी फ़र्क आता है। और मुस्तकिल आप देखें कि ऐसा मरीज़ या तो अपनी नोज़ को इचिंग करता रहेगा या आँखों को मसलता रहेगा, आँखों को इचिंग करता रहेगा। ये सब प्रॉब्लम एलर्जी राइनाइटिस में आती है। बहुत सारे मरीज़ इसके दुनिया में सफ़र करते हैं। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि कराची या पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इसके मरीज़ पाए जाते हैं। लेकिन कॉज ऑफ एलर्जी जो है ना वो सबकी डिफरेंट होती है, लेकिन इस तरह के मरीज़ आपको हर जगह मिल सकते हैं। खुसूसन अफ्रीका के ममालिक में आप देख लें, अमेरिका कनाडा में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो एलर्जी का शिकार हैं, और वहाँ के पेशेंट भी मुझसे रब्ता करते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अगर उनको गोरों के इलाज से फ़र्क नहीं पड़ा है तो हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ उनको फ़ायदा पहुँचाती हैं। थोड़ी ताली हो जाए ताकि आप लोगों की तवज्जो मुकम्मल तौर पे मबजूल रहे। थोड़ा सा वक्त और लूँगा मैं आप लोगों का, ज़ोरदार ताली हो जाए। में उसकी वाइफ भी मौजूद है और बड़ी शुक्रगुजार हुई है। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि उनको 35 साल की उम्र थी और 35 साल से उनको एस्थमा था, और वो गर्मी में क्या, सर्दी में क्या, गर्मी में भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकती थी। जिस साल मैंने उनका ट्रीटमेंट किया मेरे लिए चैलेंजिंग था। सर्दियों के दिनों में मेरे पास आई, उनका मैंने इलाज शुरू किया और बमुश्किल मैंने अक्टूबर के महीने से लेकर जनवरी तक उनको ट्रीटमेंट दिया। और जनवरी में उन्होंने मेरे मना करने के बावजूद सॉफ्ट ड्रिंक भी पी है, सब कुछ बदपरहेज़ी की, और वो बिल्कुल सही रही और आज तक सही है। इस बात को 2-3 साल गुजर चुके हैं। अभी आती हैं अपने बच्चों की किसी के लिए दवा देने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो मेरे चैनल पे आपको उनकी वॉइस मिलेगी और मेरे 100 से ज़्यादा लेक्चर भी हैं, उसमें देख सकते हैं, डॉक्टर सुल्तान रज़ा के नाम से भी। तो HR-47 जो बनाई है मसूद होम्यो फार्मा ने एस्थमा के पेशेंट के लिए बनाई है। देखिए, एस्थमा हम लोग क्योर करते हैं। दूसरा जो तरीका इलाज है दुनिया में जो राइज है उसमें तादमे मर्ग इंसान एस्थमा का शिकार होता है। अच्छा, ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी है। ये सिर्फ इनफरादी तौर पे किसी को, ये ज़रूरी नहीं है कि इनफरादी तौर पे हुआ हो, इनफरादी तौर पे भी होता है। ऐसे हजरात में, ऐसी ख़वातीन में, ऐसे बच्चों में जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करते हैं जो उनके चेस्ट को मुतासिर करता है। लेकिन जहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, बरसा बरस से एक सिलसिला चला आ रहा है बाप दादाओं के ज़माने से कि दादा हुजूर को भी एस्थमा था, वालिद साहब को भी एस्थमा था, बच्चों को भी है और उनके बच्चों को भी है। मैं उनके लिए ही कहता हूँ कि इस नस्ल ने जो हाजिर में 2024 में जिसने आंखें खोली हैं उसका क्या कसूर है कि वो 50-60 साल पुराने बाप दादाओं के मर्ज़ को लेके जो है ना दुनिया में पैदा हो और उसको लेके अपनी ज़िंदगी में लेके चलता रहे और अपने बच्चों में उसको ट्रांसफ़र करे। ये बात आपके लिए हैरानकुन नहीं है, लेकिन जहाँ पे मैं एलोपैथिक फोरम पे ये बात कहता हूँ, ये चैनल पे कहता हूँ, तो उनको बड़ी हैरत होती है इस बात की कि क्या एस्थमा सही भी होता है, क्या ब्लड प्रेशर सही भी होता है, क्या डायबिटीज़ शुगर का मरीज़ सही भी हो सकता है। जी हाँ, सही हो सकता है। आपकी नॉलेज में मैं इजाफा करूँ कि शुगर के पेशेंट भी सही होते हैं, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी सही होते हैं होम्योपैथिक दवा से, और चंद हफ्तों, चंद महीनों के इलाज से सही होते हैं। इंसान अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा होता है, बदपरहेज़ी भी कर रहा होता है, बगैर दवा के वो सही हो रहा होता है। ये हमारा एक जहन बना हुआ है कि शुगर कभी सही नहीं होती, एस्थमा कभी सही नहीं होता, या दीगर इमराज ऐसे हैं, एलर्जी की प्रॉब्लम। अब एक पेशेंट को, ठीक बहुत सारे पेशेंट मैंने ट्रीट किए हैं, मैं हाल ही की बात करूँ कि उसको ग्लूटेन एलर्जी थी बच्चे को, दुनिया भर का इलाज करवा दिया, मोशन सही नहीं हो रहा है, पेट की तकलीफ सही नहीं हो रही, डायसेंट्री सही नहीं हो रही,
किसी डॉक्टर समझदार ने उसका टेस्ट करवा लिया तो पता चला कि इसको गंदम से एलर्जी है। उन्होंने कहा गंदम ये नहीं ले सकता ज़िंदगी भर। कई महीने इस तरह गुजर गए, मेरे पास आए, मैंने कहा ये गंदम भी खाएगा, रोटी भी खाएगा, हर चीज़ खाएगा, क्यों नहीं खाएगा। मैंने उसको दवा दी और चंद खुराक देने के बाद आज वो बच्चा या बड़े जो भी हैं, ये मैं अभी का बता रहा हूँ, ये तो हम शुरू से खेल तमाशे हैं होम्योपैथी के, वो दवा दी और माशाल्लाह उनकी ग्लूटेन एलर्जी सही है। आज वो बच्चा रोटी भी खा रहा है, पराठे भी खा रहा है, गंदम का इस्तेमाल भी कर रहा है, मैदे से बनी हुई हर चीज़ इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो देरपा चीज़ें होती हैं प्रॉब्लम में मुब्तला रखने वाली वो सही नहीं होती, वो बिल्कुल सही होती हैं। कोई भी मर्ज का हयात नहीं रहता होम्योपैथिक मेडिसिन से। देखिए हम में कमी हो सकती है, होम्योपैथिक मेडिसिन में कमी नहीं है, सिवाय इसके कि हम उसकी तशख़ीस सही कर सकें, अपने मुताले को जारी रखें, उसकी डीप स्टडी करें और अपने असातिज़ा और अपने सीनियर से साथ में हेल्प लेते रहें, तो तब कहीं जाके हम इन सब इमराज का इलाज कर सकते हैं। ये वही सारी दवाइयाँ हैं जो मसूद होम्यो फार्मा ने बनाई हैं और इनकी ग्रेडिंग बहुत अच्छी है। इसका ट्रीटमेंट जो मैं तस्करा कर रहा था उसमें यूबिटोरियम आ गई, फेरमफास आ गई, जलसीमियम आ गई। आप सब होम्योपैथिक से रिलेटेड हैं तो सबको पता है कि इन दवाइयों का क्या सिम्टम्स हैं, किस वक्त दी जाती है। होम्यो फार्मा ने आपके लिए एक सिरप निकाला है ब्रोंकॉल, बहुत मशहूर मारूफ सिरप है, बहुत कदीमी फार्मूला है इनका और बहुत कामयाबी के साथ ये इस्तेमाल कराया जाता है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि चाहे ड्राई कफ हो या प्रोडक्टिव कफ हो, दोनों में ये अच्छा काम करती है। इसके अलावा रिलीफिंग कफ के लिए हेल्पिंग मेडिसिन के तौर पर HR6 के ड्रॉप्स भी आप मरीज़ को अपनी तजवीज़ करदा सिलेक्टेड मेडिसिन के साथ इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब आ जाइए इन्फ्लुएंज़ा, जिसका मैंने वर्बली अभी तस्करा किया था। ये एक तरह का फ्लू है, ये स्नीजिंग से शुरू होता है, गले में खराश होती है और नोज़ में ब्लॉकेज भी हो सकती है, इन्फेक्शन होता है गले में। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम रहती है वो छींकों की रहती है, स्नीजिंग बहुत ज़्यादा होगी और ऐसे मरीज़ को एडवाइस करें कि वो मास्क लगा के रखें, अपने घर में भी, घर से बाहर भी। आखिर में हम एहतियाती तदाबीर का तस्करा करेंगे कि किस तरीके से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, क्या तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, मैं आगे इसका तस्करा करूँगा। इन्फ्लुएंज़ा की ज़्यादातर 4 टाइप्स होती हैं, 4 टाइप्स होती हैं ABCD। ABCD में वही वायरल इन्फेक्शन होता है और ये ज़्यादातर इसमें कुछ टाइप ऐसी भी हैं जो कि जानवरों में भी होती हैं, इंसानों में भी होती हैं और इसकी आमतौर पे 4 टाइप जो हैं बयान की गई हैं और तशख़ीस की गई हैं। इसके इन्फ्लुएंज़ा के टाइप में B टाइप जो है वो ज़्यादातर इंसानों में होता है और वही उसमें स्नीजिंग, सोर थ्रोट, यानी कि आपका ENT मुतासिर होता है, कान में तकलीफ भी हो सकती है नज़ले के असरात की वजह से। तो ऐसे में ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि अगर स्नीजिंग की प्रॉब्लम है, नज़ल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, तो मरीज़ को कान की तकलीफ़ अगर साथ में है तो आप उसको किसी भी किस्म का एयर ड्रॉप ना दें। जब तक नज़ले के असरात सही नहीं होते ये प्रॉब्लम रहेगी। नज़ले के असरात बेहतर होने शुरू होंगे तो ये कान की तकलीफ खुद ही सही हो जाती है। गले में खराश, रनी नोज़ ब्लॉकेज, स्टफी नोज़, सर में दर्द होगा, लो ग्रेड फीवर होगा, जिस्म भारी महसूस होगा और ज़्यादातर जो है मरीज़ को तबीयत में थकावट का एहसास भी होगा। नेक्स्ट। अच्छा, मसूद होम्यो फार्मा ने एलर्जी राइनाइटिस के लिए, जिसमें मौसमी नज़ला भी होता है, कोल्ड के असरात होते हैं, ठंड के असरात होते हैं, ज़ुकाम होता है, छींकें आती हैं, पानी बहता है आँखों से, आँख से, नाक से और गले में इरिटेशन होती है, उसके लिए HR98 फार्मूला बनाया है। होम्योपैथी के मुख्तलिफ इसमें दवाइयाँ शामिल हैं। इसके 2-3 दफ़ा आप 20 कतरे थोड़े से पानी में डाल के अपने पेशेंट को इस्तेमाल करा सकते हैं। ये हेल्पिंग मेडिसिन जो है ना बड़ा काम आती है। देखें एनिमल ने भी यही कहा था और आपकी बुनियादी जो आपकी कोशिश होनी चाहिए वो एक नॉलेज की ये होनी चाहिए कि मरीज़ को जल्द से जल्द आप आराम पहुंचाएं। अगर उसमें आप सिंगल रेमेडी देते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत अच्छी बात है।
मैं भी सिंगल रेमेडी प्रैक्टिशनर हूँ। सिंगल रेमेडी अगर आपकी बहुत अच्छी निकलती है, फौरी तौर पर रिजल्ट देती है, ऑल्टरनेट मेडिसिन भी आप दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। इस बुनियाद पे कायम रहना चाहिए, ये फाउंडेशन है होम्योपैथी की। हमेशा जब भी होम्योपैथी किसी से सीखें, ऐसे मुआलिज का सीनियर का इंतखाब करें जो सिंगल रेमेडी प्रैक्टिशनर हो। आपकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, लेकिन मरीज़ को फौरी तौर पर रिलीफ देने के लिए अगर आप 2 दवाइयाँ 3 दवाइयाँ या 2 दवाइयाँ ऑल्टरनेट करके देते हैं या साथ में एक मदर टिंचर के साथ आप पोटेंसी ऑल्टरनेट करके देते हैं, तो ये मना भी नहीं है और गुनाह भी नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हमने फौरी तौर पर मरीज़ को रिलीफ देना है। उसके बाद आप दर्जा ब दर्जा अपनी दवा कम करते रहें और जैसे सिम्टम्स हो वैसे आप उसको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट, पोस्ट नेजल ड्रिप। देखिए, आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो साइनस के मरीज़ को होती है या एलर्जी के पेशेंट को होती है, वो ये शिकायत करेगा कि जी मेरे हलक में नज़ला गिरता है। किसी में ये भी प्रॉब्लम आती है कि हलक में नज़ला गिरने के साथ साथ उसके कान भी बंद हो जाते हैं, ये कान भी मुतासिर होते हैं, नाक बंद रहती है, छींकें भी आती हैं। ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन सबसे अहम जो बात है पोस्ट नेजल ड्रिप की है। ये इतनी तकलीफदेह मरहला है और मरीज़ के लिए इतनी पेचीदा प्रॉब्लम है कि आप महसूस करें अपने माशरे में बेशुमार लोग इसका शिकार हैं। बात करने के दौरान बार बार वो गले को खंगारते हैं और 2 कदम आगे बढ़ के बार बार थूकते हैं। आम तौर पे स्टिकी वाइट डिस्चार्ज उनके हलक से गिरता है। इसकी मेन वजह जो है साइनसाइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यूज़ हैं। जब तक आपके ये सही नहीं होंगे, आपके मरीज़ को आराम नहीं मिलेगा। इसमें मैंने तज़किरा किया था, बेहतरीन दवा होम्योपैथी की गालीबाइक्रोमिकम है और इसके अलावा भी दीगर दवाइयाँ भी हैं। थूजा भी इसमें दी जाती है और जैसे स्पुटम की कंडीशन हो और भी दीगर दवाइयाँ हैं। आप सिम्टम्स के हिसाब से उसका इंतखाब कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है, बरसा बरस से मरीज़ इसमें मुब्तला रहता है, बर्दाश्त करता रहता है, लेकिन बहुत कम नौबत ऐसी आती है मरीज़ की जिसमें शऊर बेदार हो, वो अपने मुआलिज से रुजू करता है। पहले से दूसरे हफ्ते शायद 10% भी रिज़ल्ट आए अगर कोई इसमें 10 साल से मुब्तला है, लेकिन जैसे जैसे मरीज़ दवा लेता है बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है। और ये सालों साल का इलाज नहीं है, चंद हफ्ते ही इसमें दवा दी जाती है और मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए आखिर में आप गालीबाइक्रोमिकम 30 को बड़ी पोटेंसी में भी दे सकते हैं। ट्यूबरकुलिनियम 200 की 1 डोज या आगे जाके 1 mg की 1 डोज इस मर्ज़ को हमेशा। फ्लू के ट्रीटमेंट के लिए HR5 दरियाफ़्त किया है, बनाया है। आप अपनी वेल सिलेक्टेड मेडिसिन के साथ मरीज़ को हेल्पिंग मेडिसिन के तौर पे HR5 से भी फ्लू का इलाज कर सकते हैं। अब आ जाइए साइनसाइटिस, जिसका मैंने अवाइल में तज़किरा किया था। साइनसाइटिस बेसिकली क्या है? साइनसाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यूज इन योर साइनस। ये जो हम जिसको कार्टिलेज भी कहते हैं, आम फैम में लोग कहते हैं कि नाक की हड्डी बढ़ गई है, नाक का गोश्त बढ़ गया है। ना तो इसमें हड्डी होती है, ना इसमें गोश्त की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ओवर ग्रोथ हो सकती है, लेकिन इसमें कोई हड्डी नहीं होती। ये बेसिकली टिश्यूज़ होते हैं जिसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम सामने आती है, ये आपका टी एरिया जो है, ये आपका एक स्ट्रेट और ये वर्टिकल, ये हैवीनेस फील होगी, इसमें ब्लॉकेज होगी। और जहाँ पे मरीज़ ये इतने हिस्से को कहे कि जी भारीपन महसूस हो रहा है और नाक बंद हो जाती है, पोस्ट नेजल ड्रॉप है, तो आप ये समझ जाइए कि इसको साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है। सर में भारीपन होगा, दर्द होगा, ये चेहरे पे भारीपन का एहसास होगा और सही तरीके से सांस नहीं ले पाएगा मरीज़। उसकी जो रिक्वायरमेंट है लंग्स की वो पूरी नहीं होगी, रनी नोज़ होगी, स्टफी नोज़ होगी और फेशियल पेन होगा इसमें। देखिए, फेशियल पेन में
न्यूरेल्जिया भी आ जाता है, फेशियल न्यूरेल्जिया भी आ जाता है। आप किस तरीके से क्लिनिकल डायग्नोस करेंगे? जहाँ पे मरीज़ के नज़ले के असरात हैं, सबसे पहले आप उसको ख़त्म कीजिए। जो भी सिम्टम्स के हिसाब से दवाइयाँ हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं वो दवाइयाँ भी बता सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि साथ में आप लोग भी बातें करते रहें, ताकि मुझे पता चले कि मैं इंसानों के दरमियान, डॉक्टर साहिबान के दरमियान बात कर रहा हूँ, मैं अकेले बात नहीं कर रहा। तो बहरहाल सेशन होगा हमारा आखिर में, कोई बात पूछनी हो तो अभी हम थोड़ा इस मरहले से गुजर जाएँ। तो इसमें जो है साइनसाइटिस में ये मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ होती है। इसमें ये बैक्टीरियल भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है और वायरल भी हो सकता है। ये मरीज़ों में लॉन्ग टर्म चलता है, सारा साल चलता है और कोई इस पर ख़ास तवज्जो नहीं देता। इंसान यही समझता है कि यार नज़ले के लिए हम क्या जाके डॉक्टर से इलाज करवाएं। कई साल, कई महीने गुजर जाते हैं। हमारे माशरे में जो गफलत है और जो सुस्त रवि है, उसी की वजह से ये मरीज़ जो है ना इसका शिकार रहते हैं, बरस से रहते हैं। यही नज़ला जब पुराना हो जाता है तो नाक में ओवर ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से छींकें, मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़, डस्ट एलर्जी, पोलन एलर्जी, इन सब किस्म की शिकायत सामने में आती है। जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर मरीज़ डॉक्टर से लाजमी रुजू करना पड़ता है। ऑफिस में उसको प्रॉब्लम होती है, घर में प्रॉब्लम होती है, और अगर किसी को पता चल जाए कि मेरी शादी होने वाली है तो वो ज़रूर डॉक्टर के पास जाता है, ताकि शादी के पहले अय्याम में ही वो 0 मीटर हो जाए और हर किस्म की बीमारी से बचा रहे। मरीज़ों की फितरत है, या तो वो रमज़ान से पहले डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी महीनों पुरानी बीमारियों को देखे, और वो भी 10 रोज़ तक जो है ना उसका सिर्फ जोर रहता है, पहली रमज़ान से 10 रमज़ान तक, 11 रमज़ान से 20 रमज़ान तक जो है ना फिर वो अपनी प्लानिंग करता है शॉपिंग के लिए, और फिर वो आखिरी अय्याम में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों को अपने साथ लेके चलता रहता है। उसकी पूरी तवज्जो मार्केट की तरफ होती है। अच्छा, अब आ जाइए टाइप्स ऑफ साइनसाइटिस की तरफ। मैंने जैसे कि अभी बताया था आपको कि साइनसाइटिस की प्रॉब्लम ये एक्यूट भी हो सकती है, रोज़मर्रा भी हो सकती है, चंद रोज़ा भी हो सकती है, और ये क्रॉनिक भी हो सकती है। इसके अलावा सब एक्यूट भी है, यानी कि 2-3 दिन से ज़्यादा हो गया, 2-3 हफ्ते का है नज़ला आपको, और यही सब एविडेंस फील हो रही है, सब ये छींके, नज़ला बंद होना, पोस्ट नेज़ल ड्रॉप की शिकायत हो। तो ये 3 किस्में हो गई इसकी, एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक। इसके अलावा रिकरेंस भी होता है साइनसाइटिस, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है और वायरल भी है और फंगस का भी है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। एक्यूट में यही होता है कि वही सिम्टम्स आपको वही आएंगे कि स्मेल नहीं आएगी, नाक बंद होगी। अब ये प्रॉब्लम